नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू की, तो शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम अप्रोच कर सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठाते हुए मैक्सिमम लोगों की मदद कर सके। तो शुरुआत करता हूं मैं इस एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस एमसीक्यू सेशन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, देखो इंफॉर्मेशन छोटी है, धमाका बहुत बड़ा है। और धमाका यह है कि 25 अप्रैल को, डेट नोट कर दीजिए, इस तारीख की इंपॉर्टेंसी बहुत ज्यादा है जिंदगी के अंदर। इतनी इंपॉर्टेंसी अपनी लाइफ में और किसी तारीख की हो ना हो। 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच शुरू होने जा रहा है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। और ये मॉर्निंग बैच श्योर सिलेक्शन स्पेशल बैच है नॉर्सेट 2021 के लिए। तो अगर आप चाहते हो सिलेक्ट होना नॉर्सेट के अंदर 2021 के अंदर, ईएसआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नए मॉर्निंग ऑफलाइन बैच से आज ही जुड़ जाइए। अगर आप 25 अप्रैल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं, 1000 रुपए ऑनलाइन पे करके रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना पड़ेगा। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर पे 1000 रुपीज ऑनलाइन पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। और अगर ये रजिस्ट्रेशन आप कंफर्म करते हैं 25 अप्रैल से पहले तो आपको टोटल फीस में 2000 का डिस्काउंट है। 18000 की जगह आपको 15999 रुपए ही देना पड़ेगा। तो बस इंतजार किस बात का, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें। और कोविड गाइडलाइन के चलते सीट्स लिमिटेड है, तो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं लिमिटेड सीट की, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर कंफर्म कर दें अपना। और टीम नोवल के संग जुड़ जाइए। कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट। अगर 6 महीने तक इस तरह की कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, 3000 से 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आप नॉर्सेट को क्रैक करने के काबिल बनेंगे, नॉर्सेट को क्रैक कर जाएंगे। तो इसी छोटी इंफॉर्मेशन के बाद मैं शुरुआत करता हूं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कतई गैर क्वेश्चन है और जवाब देने का कोशिश करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, फीटल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। ये जो फीटल प्रेजेंटेशन होती है वो रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, मतलब फीटल प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है वहां पे, व्हाट इज द मीन ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। मदर के लॉन्ग एक्सिस से फीटस के लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप जो है वो प्रेजेंटेशन है। इट्स नॉट प्रेजेंटेशन, इट्स एटीट्यूड, दैट इज ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स, इसको एटीट्यूड कहते हैं। तो ये तो खोटा जवाब हो गया, ये तो नहीं बन सकता। दूसरा है फीटल बॉडी पार्ट दैट एंटर द मैटरनल पेल्विस फर्स्ट, इसको प्रेजेंटेशन नहीं कहते, इसको एंगेजमेंट कहते हैं। ये जवाब भी नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत ही शानदार, क्या बात है भाई, छा गए हो। तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फीटल पार्ट, पार्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, नॉट प्रेजेंटेशन। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ये तो नहीं बन सकते। लास्ट बोला जा रहा है रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द मैटरनल पेल्विस, दैट इज फीटल प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बोला लेफ्ट ऑसिपुटो एंटीरियर, तो इसका मतलब जो बच्चे के फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका रिलेशनशिप कर रहे हैं मैटरनल पेल्विस से। तो यहां जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड होती है मैटरनल पेल्विस की, मैटरनल पेल्विस की। और ये जो ऑसिपुट है, ये ऑसिपुट है फीटल हेड का पीछे वाला पार्ट, ऑसिपुट। और एंटीरियर जो है ये भी मैटरनल पेल्विस है। मैटरनल पेल्विस का एंटीरियर साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर, एंटीरियर साइड के अंदर फीटस का ऑसिपुट है, ये होगी फीटल प्रेजेंटेशन। तो फीटल प्रेजेंटेशन जो होती है उसका डिस्क्रिप्शन है रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द मैटरनल पेल्विस। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, फीटल का ऑसिपुट, और इसका मैटरनल पेल्विस से जो रिलेशनशिप है ये प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी,
सिपेलिक हो सकती है प्रेजेंटेशन ब्रीच हो सकती है। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हेड हो तो उसको सिपेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चे के बटक्स एरिया हो तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। सिपेलिक जो होती है ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कहलाती है, और ब्रीच जो होती है ये मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो ये सबसे आइडियल प्रेजेंटेशन है सिपेलिक, और माल प्रेजेंटेशन होती है ब्रिज, जिसमें बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फीटल प्रेजेंटेशन से संबंधित। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके जाता हूं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द नर्स शुड रियलाइज दैट द मोस्ट कॉमन एंड पोटेंशियल हार्मफुल मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वुड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एज ए नर्स रियलाइज कर रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमन एंड पोटेंशियल हार्मफुल मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या रहेगा, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में लगाते हैं। कौन से स्पेस में लगाते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में। और एपिड्यूरल स्पेस जो होता है वो स्पेस कहां होता है, ये स्पेस जो होता है ये बोन हड्डी और ड्यूरामेटर के बीच में होता है ना। बाहर जो बोन होती है वर्टिब्री जो होती है उसके और ड्यूरामेटर के बीच के स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर का स्पेस। ड्यूरामेटर क्या है, इज ए पार्ट ऑफ मेनिंजेज, आउटर मोस्ट मेनिंजेज होती है ड्यूरामेटर, और उसके ऊपर होता है आपका वर्टिबल कॉलम का हड्डी, उसके बीच के स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। और वहां पे जो एनेस्थीसिया अपन लगाते हैं उनको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेन को मिनिमाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। उसका मैटरनल हार्मफुल पोटेंशियल इफेक्ट यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट है लिमिटेड परसेप्शन ऑफ ब्लैडर फुलनेस, ये खोटा जवाब है। ये हार्मफुल इफेक्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का नहीं होता, ये जनरल एनेस्थीसिया में ज्यादातर या स्पाइनल एनेस्थीसिया में देखने को मिलता है। हाइपोटेंशन, दैट इज द करेक्ट वन। कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का हार्मफुल इफेक्ट होता है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 mm of Hg, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 mm of Hg से कम हो जाता है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को बंद करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, आगे हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। तीसरा है सीवियर पोस्टपार्टम हेडेक, ये होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ में, एपिड्यूरल के साथ में नहीं होता है। ज्यादातर रिटेंशन ब्लैडर जनरल एनेस्थीसिया में होता है, ये स्पाइनल में होता है। और इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता है, जब भी एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से संबंधित डिजीज के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, सी और डी नहीं होंगे, तीनों ही खोटे जवाब होंगे। करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज हाइपोटेंशन। और ये एक हैजार्डस, एक पोटेंशियल हार्मफुल मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का। बात पते की है तो बोले यस। और अगर आपको ये समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि हर इंसान इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा के अपना भविष्य निर्माण कर सके। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। देखिए जितने भी नए लोग हैं, जिन्होंने इस चैनल पे ऊपर नए लोग हैं, उनको मैं बता दूं कि रोज सुबह 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे, रोज सुबह 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे लाइव सेशन आता है। आप इन्वॉल्व होइए इसी एमसीक्यू सेशन के अंदर, और इस एमसीक्यू सेशन में इन्वॉल्व होकर आप अपना जवाब दें और खुद के ज्ञान को परखें। तो बाद में वीडियो लेक्चर आप देखते हैं तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन ये रोज 9:30 बजे सुबह और 9:30 बजे रात को 2 टाइम अपना ये एमसीक्यू वीडियो आता है इस चैनल के ऊपर, राजू सर के नाम के यूट्यूब चैनल पे। तो उसको जरूर देखें ताकि आप बेहतरीन सीख पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर और बढ़िया कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हेन मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट ऑफ ए क्लाइंट इन लेबर क्लाइंट में आप फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हो, द नर्स आइडेंटिफाई एलिवेशन ऑफ 15 बीट अबव दी बेसलाइन से 15 बीट ज्यादा हो गई है, 135 बीट पर मिनट थी, लास्टिंग फॉर 15 सेकेंड, दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज। आप फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे थे और आपने देखा कि उस के अंदर बेसलाइन से 15 बीट पर मिनट से ज्यादा एलिवेशन हुआ है, तो आप इसको किस तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे? एन एक्सीलरेशन, एन अर्ली एलिवेशन, ए टेकिकार्डिक हार्ट रेट, ए सोनोग्राफिक मोशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। 15 बीट पर मिनट, एलिवेशन ऑफ 15 बीट पर मिनट्स अबव दी बेसलाइन रेट जो 135 थी उससे 15 बीट पर मिनट ज्यादा अबव एलिवेट हुई है लास्ट 15 सेकंड के अंदर। 15 सेकंड में 15 बीट पर मिनट से मिनट ज्यादा एलिवेट इंडिकेट करता है एक्सीलरेशन को। बहुत बढ़िया, इट्स ए इज द करेक्ट वन।
15 बीट पर मिनट अगर 15 सेकंड में एलिवेट हुआ है, ये एक्सीलरेशन है। और ये एक्सीलरेशन जो है ये अबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। ए यहाँ पे आंसर बनेगा, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। दिस इंडिकेट एक्सीलरेशन। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। दिस इज एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा कि एक लेबरिंग क्लाइंट है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आई है एंड हैज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम 4 to 7 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। डायलेटेशन कितना हो चुका है? 4 से 7। इंपॉर्टेंट बात बस यही है, 4 to 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज डज सर्वाइकल डायलेटेशन अकर मोस्ट रैपिडली? कौन सी फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन जो है वो रैपिडली होता है ना? विच फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सर्वाइकल डायलेटेशन अकर मोस्ट रैपिडली? बात ये पूछी गई है, दिया हुआ है कि 4 से 7 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ है। मोस्ट रैपिडली कौन सी स्टेज में होता है? प्रेटरी फेज, एक्टिव फेज, लेटेंट फेज, ट्रांजिशन फेज। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए। कौन सी फेज के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाइकल डायलेटेशन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ट्रिकी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा डायलेटेशन जिस फेज में होता है उस फेज को एक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। नाम ही एक्टिव है तो डेफिनेटली डायलेटेशन ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर इज बी। एक्टिव फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है ना? लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, लेटेंट फेज और ट्रांजिशन फेज। मोस्ट रैपिड सर्वाइकल डायलेटेशन जिस फेज में होता है वो एक्टिव फेज होती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। अगर आपको सर्वाइकल डायलेटेशन की फेज से संबंधित इंपॉर्टेंट डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो ज्वाइन नीम नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। कंसेप्चुअल स्टडी है, लेबर का हर स्टेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन, सेकंड स्टेज में फीटल बर्थ और थर्ड स्टेज में प्लासेंटल डिलीवरी और फोर्थ स्टेज में प्यूपेरियम वाला जो फेज होता है, पोस्ट नेटल फेज जो होता है, उसके बारे में डिटेल के बाद कंप्लीट स्टडी यहाँ पे करवाया जाता है विद स्मार्टनेस, जो एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करता है। आगे लेके चलता हूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज एक्टिव फेज। बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना अच्छा कंसेप्ट और उतना ही अच्छा जवाब होना चाहिए। पूछा जा रहा है लेट डिसेलेरेशन पैटर्न जो है वो आप नोट कर रहे हो जब आप असेस कर रहे हो मॉनिटर में। ट्रेसिंग ऑफ वुमन हुज लेबर इज बीइंग इंड्यूस्ड विद इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन। बात इसी लाइन में दी हुई है, पिटोसिन से आपने इंड्यूस किया लेबर को और इसकी वजह से जो पैटर्न है फीटल हार्ट रेट का उसमें दिख रहा है लेट डिसेलेरेशन। द वुमन इज एन साइडलाइन पोजिशन एंड हर वाइटल्स आर स्टेबल। साइडलाइन पोजिशन भी दे रखी है और वाइटल भी उसके क्या है, स्टेबल है। फॉल विद इन ए नॉर्मल रेंज, कॉन्ट्रैक्शन आर इंटेंस, कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस है। लास्ट 90 सेकेंड के अंदर इवन 1.5 to 2 मिनट्स में द नर्सेज इमीडिएट एक्शन वुड बी 2। 90 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं और हर 1.5 से 2 मिनट में रिपीट होते हैं। और अब इमीडिएट एक्शन आपका क्या रहेगा, तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन है, स्पीड से है। और वहां पे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि लेट डिसेलेरेशन आ रहा है पैटर्न के अंदर और ये ऑक्सीटोसिन की वजह से है। तो ऑक्सीटोसिन का काम ही है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्पीडी है और उसकी वजह से बच्चे की हार्ट रेट भी अफेक्ट हो रही है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो आपको फीटल डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करना है तो आप क्या करेंगे, स्टॉप द पिटोसिन, एलिवेट द वुमन्स लेग, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया ए टाइट मास्क एट 8 to 10 लीटर पर मिनट और चेंज द वुमन्स पोजीशन। तो ऑलरेडी वुमन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, इससे फायदा नहीं होगा। ऑक्सीजन लगाने का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा और लेग एलिवेशन से फायदा नहीं है क्योंकि जो कारण है वो है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो टाइम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको स्टॉप करना है पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन, उसको स्टॉप करना है। ये पहली आपकी प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि आपको ऑक्सीटोसिन तुरंत प्रभाव से बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसी की वजह से ये फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है और डिस्ट्रेस जो है प्रॉब्लमेटिक इश्यू बनेगा उस पर्टिकुलर लेडी के लिए, है ना, जिसको ऑक्सीटोसिन चल रहा है। फीटल डिस्ट्रेस जो है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, बी, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज द गुड। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बात अगर पते की है तो बोले यस, अगर समझ में आ रहा तो बोले हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। पूछा क्या जा रहा है, एक लेबरिंग क्लाइंट है, कंप्लेन कर रहा है लो बैक पेन। लेबरिंग क्लाइंट है, कंप्लेन कर रहा है लो बैक पेन। द नर्स रिप्लाई दैट दिस पेन अकर मोस्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ द फीटस इज। लेबरिंग क्लाइंट है, लो बैक पेन लेके आया है और नर्स असेस कर रही है उसको, तो वो बता रही है कि इस पेन के होने का रीजन, मोस्ट कॉमन रीजन जो होता है वो पोजीशन होती है। वो कौन सी पोजीशन है? ऑसिपुट एंटीरियर, ऑसिपुट पोस्टीरियर, ब्रिज या ट्रांसवर्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सी पोजीशन की वजह से लो बैक पेन होता है लेबरिंग क्लाइंट को? ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब लिखिएगा। विच इज द करेक्ट वन? लेबरिंग क्लाइंट है, लो बैक पेन हो रहा है। ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसकी वजह से लो बैक पेन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है? देखिएगा, जब दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं तो जवाब उसी में से होते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ऑसिपुट एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो इसका मतलब ब्रिज और ट्रांसवर्स तो जवाब नहीं होगा। सी और डी तो खोटे जवाब है अगर आप दे रहे हो तो, क्योंकि ये तो जवाब नहीं बन सकते, क्योंकि ऑपोजिट ऑप्शन में से जवाब उसी में से बनेगा। तो ए और बी यहाँ पे 2 ऑप्शन है। और ऑसिपुट एंटीरियर से प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादातर ये किससे संबंधित रहती है? ऑसिपुट पोस्टीरियर से। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट वन। ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन की वजह से ज्यादातर लो बैक पेन देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, बात अगर पते की लग रही है, समझ में आ रहा है तो शेयर करें। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। दिखाए सारथीपन, जरूर दिखाए। Which of the following observation indicate fetal distress? fetal distress को कौन सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको बताएगी fetal distress हो रहा है? fetal scalp pH 7.14, that is acidic। कैसा scalp का pH कैसा हो गया? acidic। presence of long term variability present। fetal heart rate of 144 beat per minute। acceleration of fetal heart rate with contraction। तो देखो, जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, ये नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। फीटल हार्ट रेट 144 नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। और प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों ही बातें नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब एसिडिक पीएच हो गया फीटल स्काल्प का, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही नॉर्मल फाइंडिंग है। ऑप्शन ए अबनॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि फीटल स्काल्प का पीएच 7.14 एसिडिक है और ये दिक्कत वाली बात है, ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल किया और सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। एक मैटरनिटी नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन of a client in the 3rd trimester of the pregnancy and experiencing vaginal bleeding। 3rd trimester में लेडी आ रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग वहां पे एक्सपीरियंस कर रही है, एंड हैज सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। और डायग्नोसिस क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं? प्लासेंटा प्रीविया। 3rd स्टेज में आ रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसको एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है मतलब, और उसमें प्लासेंटा प्रीविया अपन डायग्नोस करें। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है प्लासेंटा का लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हो जाना, प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। द नर्स रिव्यू द फिजिशियंस ऑर्डर एंड वुड क्वेश्चन विच ऑर्डर। नर्स फिजिशियन के ऑर्डर को रिव्यू कर रही है और कौन से ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन करेगी, मतलब कौन सा ऑर्डर सही नहीं है। फर्स्ट है ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर ए मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन। सेकेंड है प्रिपेयर एंड ड्रॉ ए हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट ब्लड सैंपल। तीसरा है ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग। और लास्ट है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट वन? प्लासेंटा प्रीविया। देखो, प्लासेंटा प्रीविया में पूछा है क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं पूछा है क्या करना है। डी खोटा जवाब है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर फॉर द अल्ट्रासाउंड, तो ये तो करना है, ये करना है। तो ये जवाब कैसे बनेगा? आपको तो बताना है कि क्वेश्चन किस पे करोगे, मतलब सही आंसर कौन सा नहीं है, कौन सा इंटरवेंशन गलत है प्लासेंटा प्रीविया में। तो अल्ट्रासाउंड तो सबसे पहले करवाते हैं, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग भी करना है आपको वहां पे, ये भी गलत बात नहीं है। और हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट ब्लड सैंपल भी चेक करना है, ताकि पता चले कितना ब्लड लॉस हुआ है। तो बी, सी और डी ये तीनों तो करने हैं, इनको मना नहीं कर सकते, ये तो सही है। लेकिन आप मैनुअल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, पीवी नहीं करना होता है।
पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना होता है, मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन प्रोहिबिटेड है, उसे ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाएगी, रिस्क पे होगी लेडी ब्लीडिंग की। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी सी और डी तीनों खोटे जवाब है। आपको यही पूछा है कि कौन से ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन करोगे, तो अगर ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए इक्विपमेंट ऑब्टेन करो, तो ये खोटा जवाब है, क्योंकि इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन हम नहीं करते। ये आपका जवाब होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बात सारी पते की है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीटेड हो रही है चीजें। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो शेयर करें, शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ऐसी बातें हम पढ़ते रहेंगे कब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम की खोपड़ियां में छेद करना है ना, इन्हीं बातों से होगा। और ये वो ज्ञान है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आधी रात को दहाड़ेगा, सुबह दहाड़ेगा, बरसात में दहाड़ेगा, गर्मी में सर्दी में कभी भी, लेकिन जब दहाड़ की जरूरत पड़ेगी उस दिन दहाड़ेगा, क्योंकि उसने वो शेरनी का दूध पिया, वो ज्ञान वाला दूध पिया है, जिसका यूज जो है वो दहाड़ में दिखता है। और जब भी जरूरत पड़ती है ये दहाड़ लगेगी। और अगर आप इसी दहाड़ के अंदर इस ज्ञान के भंडार को और भरना चाहते हैं तो इंतजार किस बात का, जुड़ जाइए टीम नोवेल के संग। 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। ये नया मॉर्निंग बैच एम्स नॉट सेट 2021 की खोपड़ियां में छेद करने के इरादे से शुरू हो रहा है। कंसेप्चुअल स्टडी 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट आपको एम्स के द्वार तक पहुंचाने में 100% मदद करेगा। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे टोटल फीस में भी 2000 का डिस्काउंट है। 18,000 की जगह 15,999 रुपए ही लगना है 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 1000 ऑनलाइन पे करके अपनी सीट कंफर्म करें। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना सीट कंफर्म करें, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो सीट की है वो लिमिटेड है। और अगर आप जल्दी से बुक करके ये कंटेंट जो है इसका फायदा उठाने चाहते हैं, आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बस देरी ना करें। तो इसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ में आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर कुछ बेहतरीन और अच्छा सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।